नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने बातचीत के लिए कोई भी टीम इस्लामाबाद नहीं भेजी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया, बातचीत में शामिल होने की उसकी कोई योजना नहीं है। तो यहां से ट्रंप क्या करेंगे? फिर से एक और सीज फायर या जंग? रुकी हुई जंग और रुकी हुई बातचीत, इन सब के बीच हुंकार भरते हुए जनरल ट्रंप का जोकर की तरह लगना। ट्रंप तो युद्ध से निकलना चाहते थे और ईरान के इस इनकार के बाद उनका निकलना पहले से मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के पास विकल्प बहुत कम हैं। उनके बयानों से लगता है कि वे जंग और बातचीत दोनों से अब बोर होने लगे हैं। मैदान से जाना चाहते हैं, जा भी नहीं पा रहे। ईरान अब ट्रंप को शान से लौटने का रास्ता नहीं देगा। बमबारी से बेहतर है इस तरह की बोरियत का बने रहना। अमेरिका की जनता भी ट्रंप से बोर हो चुकी है। जिस देश की सेना जंग में हो, उसकी जनता अपनी सेना के कमांडर इन चीफ से बोर हो जाए, सेना के ही रिटायर लोग उसका विरोध करने लगे, इससे बुरा और बोर कुछ भी नहीं हो सकता। 20 अप्रैल को सेना से रिटायर हो चुके सैनिक और उनके परिवार के लोग वाशिंगटन में कांग्रेस की एक पुरानी इमारत कैनन हाउस ऑफिस पहुंच गए और जंग का विरोध करने लगे। इनकी कमीजों पर लिखा है वेटरन्स अगेंस्ट फैशिज्म, यानी वेटरन्स फांसीवाद का विरोध करते हैं। इनके हाथों में ट्यूलिप के फूल हैं जो उन ईरानियों की याद में पकड़े गए हैं जिन्हें अमेरिका ने अपने हमलों में मारा है। काले पोस्टर पर लिखा है युद्ध को खत्म कीजिए, हम एक और युद्ध अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ के गले में फिलिस्तीनी केफिया भी लिपटा हुआ है। इनमें 60 से अधिक वेटरन को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह है कि व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों के डिनर में ट्रंप जाने वाले हैं। ट्रंप ने मीडिया के साथ पारंपरिक डिनर बंद कर दिया था, मगर इस बार आ रहे हैं। 300 पत्रकारों ने लिखा है कि जो पत्रकार डिनर में जाएंगे वे सभी युद्ध का विरोध करें और ट्रंप के सामने ही उनकी निंदा करें। तो दबाव सीनियर पत्रकारों पर भी है। अरमान सजाए होंगे ट्रंप ने वॉशिंगटन में विजेता की तरह स्वागत हो और हाथी पर बैठकर तेहरान जाएं। जिस तरह ट्रंप 2 महीने से टैरिफ को भूल चुके हैं, दुनिया ने उनकी टैरिफवाद को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। लगता है ट्रंप युद्ध से भी किनारे होते जा रहे हैं। मुझे तो डोनाल्ड को देखते ही तलत महमूद का गाना याद आता है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। युद्ध खत्म हो चुका है कहते कहते बंदे ने 52 दिन निकाल दिए। सनकी लगने के बाद भी जिस ट्रंप की बातों से सनसनी पैदा होती थी, अब उन्हें देखते ही लोगों को जम्हाई आने लगी है। उनके बारे में अब कुछ भी जानने को नहीं रह गया। जो लोग उन्हें सबसे पहले जानते थे, टकर कार्लसन जैसे पत्रकार, वो अब इस बात के लिए अफसोस जता रहे हैं कि गलत आदमी का प्रचार कर दिया, सत्ता में ले आए। 52 दिन हो गए। आपने नोट किया होगा हर तरफ ट्रंप ही ट्रंप। नेतन्याहू को भी हेडलाइनों में कम जगह मिली। अली खामेनेई की मौत को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पब्लिक में देखे भी नहीं गए। वह किस हालत में है यह भी साफ नहीं। उनके 1-2 बयान ही सामने आए, मगर उनकी मजबूत उपस्थिति कहीं नजर नहीं आई जिससे लगे कि कोई नया सुप्रीम लीडर ईरान का संचालन कर रहा है। 11 अप्रैल के इस्लामाबाद टॉक्स के समय अली खामेनेई के नहीं होने की झलक दिखी थी। अली खामेनेई अमेरिका को लेकर नकारात्मक रवैया रखते थे, मगर मुस्तफा खामेनेई क्या उसी लाइन पर चल रहे हैं या अलग कुछ करना चाहते हैं, इसकी साफ झलक 52 दिनों में नहीं दिखी। सिवाय इसके बातचीत नहीं करने वाला ईरान एक बार के लिए बातचीत के लिए तैयार हो गया और अब जहां तक आया था वहीं रुका हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने कहा है कि उसकी कोई टीम इस्लामाबाद नहीं जाने वाली है। ईरान के भीतर क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत कम जानकारियां बाहर हैं। ऊपर से ईरान निडर दिखता है, लड़ने को तैयार दिखता है, लेकिन इन 52 दिनों में ईरान के राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट और उसकी सेना IRGC के रिश्तों में क्या बदलाव आए हैं, इसे समझने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। अली खामेनेई ने ईरान की सरकार
और IRGC के बीच जो तालमेल बिठाई थी, लगता है कमजोर पड़ने लगी है। क्या ईरान के दोनों खेमे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर ईरान की विदेश नीति पर किसका कंट्रोल है? अराकची, कालीबाफ, पेजेश्कियां जैसे लोग सरकार का चेहरा माने जाते हैं, मगर बातचीत को लेकर उनका रवैया कई बार IRGC से अलग लगता है। IRGC का मत यही लगता है कि जंग जारी रहे, युद्ध विराम नहीं रहे। 17 अप्रैल को होर्मुज खोलने का ट्वीट करने वाले अराकची गायब से हैं। उसके बाद से उनका कोई बयान या ट्वीट नहीं आया। अब IRGC से संबंधित न्यूज पोर्टल तस्नीम न्यूज की तरफ से अराकची के बयान जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के बयानों में और कूटनीतिक प्रयासों में काफी अंतर है। कोई भरोसा करे तो कैसे करे। सवाल अब भी है, अराकची को इडियट कहने का ऑडियो किसने लीक किया? क्या IRGC ने खुद से लीक कर दिया? दुनिया भर में ईरान का चेहरा बन जाने वाले अराकची अचानक कहां चले गए? अब अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? तस्नीम न्यूज उनका बयान क्यों जारी कर रहा है? अराकची पीछे चले जाने के बाद पीछे पीछे रहने वाले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आगे आगे दिखने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान से बातचीत के लिए टीम भेजने की अपील करते रहे। पेजेश्कियान से अपील की जा रही थी, मगर ईरान ने ठुकरा दिया। कालीबाफ को लेकर भी कहा जा रहा है कि IRGC उनसे नाखुश है, क्योंकि वही अराकची को आगे लाए। तो ईरान में फैसला कौन ले रहा है? क्या ईरान एक रणनीति की तरह कंफ्यूजन फैला रहा है, या वाकई वहां कंफ्यूजन है? तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ट्वीट किया है कि अमेरिका और उसका मीडिया भ्रम में है। ईरान की सरकार, कालीबाफ और IRGC में कोई मतभेद नहीं। आप यह देखिए कि वांस कहां हैं। अगर हम पीछे होकर मीडिया और ट्रंप के बयानों की समीक्षा करें तो झूठ की बाढ़ दिखाई देती है। सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। क्या सीज फायर बढ़ेगा या जंग शुरू हो जाएगी? इस वक्त दुनिया बेफिक्र नजर आती है। यूरोप के नेताओं ने भी बोलना बंद कर दिया। तमाम पत्रिकाओं में पाकिस्तान की वाहवाही होने लगी। अब वह भी थकने लगी है। बातचीत कराने वाला पाकिस्तान भी समझ रहा होगा इसी बहाने अपना काम निपटा लिया जाए। सऊदी अरब के बाद वह कतर के साथ समझौता करने लगा है। अपने कर्ज चुकाने के लिए कभी अमेरिका से कभी सऊदी अरब से $बिलियन लेने लगा है। पाकिस्तान भी समझ रहा है समझौता हो या ना हो, पहले अपना हिसाब किताब पूरा कर लो। अगर इसी उलझन के कारण 7 अप्रैल से जंग रुकी हुई है तो यह भी बड़ी बात है। ऐसी उलझनें बनी रहें। अगर सभी पक्ष बमबारी और बातचीत से बोर हो गए हैं तब भी बहुत अच्छा है। कम से कम किसी की जान तो नहीं जा रही। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि खाड़ी के देशों में कारोबार ठप है, उनकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, दुनिया प्रभावित है। इसलिए जंग का रुकना और बातचीत का फाइनल होना दोनों बेहद जरूरी हैं। ट्रंप की बोरियत की कल्पना कीजिए। उनके किसी बयान से अब हेडलाइन नहीं चमकती। सबको पता है बंदा पलट जाएगा। एक बंदा पिछले 52 दिनों से जंग करने की धमकी दे रहा है, रोकने की भी धमकी दे रहा है और बातचीत भी करने लग जाता है। ट्रंप को अब फरवरी से पहले का टाइम याद आ रहा होगा, कैसे बिना सैनिक भेजे उनकी टैरिफ की धमकी से सबकी सांसें रुक जाती थीं। लेकिन अब तो सैनिक भेजने के बाद उनका मजाक उड़ रहा है। ट्रंप ही नहीं, ईरान भी बोर नजर आ रहा है और वह भी इस बोरियत को बनाए रखना चाहता है। जो जंग एक हफ्ते में खत्म होने वाली थी, अपने 52वें दिन में रेंगने लगी है, ऊँघने लगी है। जिन हजारों सैनिकों को अमेरिका से ईरान की सीमा पर लाया गया, वे ईरान पर चढ़ाई करेंगे। जमीनी चढ़ाई को लेकर अब अखबारों में आर्टिकल भी आने बंद हो गए। कितना अच्छा है कि जंग नहीं हो रही, जंग में किसी की दिलचस्पी नहीं और ये जवान अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन इस दौरान मोर्चे पर क्या कर रहे हैं, दिन में कितनी बार नहाते हैं, खाते क्या हैं और उनकी पर्स में किसकी तस्वीर रखी है, पता नहीं। क्यों नहीं, इसकी भी रिपोर्टिंग हो रही। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पत्रकार जंग के मैदान से रिपोर्टिंग किया करते थे।
आज मोर्चे से कितनी कम तस्वीरें हैं, कितनी कम खबरें हैं, कहानियां भी नहीं, इक्का दुक्का रिपोर्टिंग कहीं से दिख जाती है कि जहाज़ों पर सवार सैनिकों को खाने की कमी हो रही है, उनके लिए घरों से भेजा गया खाना रास्ते में फंसा हुआ है। इस बीच एक खबर पेंटागन से है कि अब तक की लड़ाई में अमेरिका के 415 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 271 सेना से, 63 नौसेना और 62 वायुसेना से हैं, 19 मरीन। अब तक कुल 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के बाद से लेकर 21 अप्रैल के दिन का वक्फा बोरियत से भरा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स में गिडेन रिचमंड ने लिखा है कि फॉग ऑफ वॉर से तो सब परिचित हैं, इस समय जो हो रहा है फॉग ऑफ पीस लगता है। जैसे युद्ध के समय धुंध छा जाती है, धुंध का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पता नहीं चलता और उसकी आड़ में हमले किए जाते हैं। उसी तरह शांति के प्रयासों को लेकर धुंध नजर आने लगी है। कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल रहा, किस बात का क्या मतलब है और क्या हो रहा है। जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे। इस्लामाबाद जाने को लेकर वांस के बारे में इतनी खबरें छपी हैं कि ये पहुंच भी जाएंगे तो वहां लोगों को यकीन नहीं होगा वांस इस्लामाबाद में नजर आ रहे हैं। 21 अप्रैल की दोपहर खबर आई कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले। ट्रंप के लेट नाइट ट्वीट की काफी चर्चा होती रहती है। लगता है युद्ध ने उनकी भी नींद उड़ा दी है। कभी कभी सुबह 4 बजे तक पोस्ट करते रहते हैं और कभी लगता है 12 बजे के आसपास सो जाते हैं। जिस शाम ट्रंप कहते हैं इस्लामाबाद में डील हो सकती है, उसी रात 11:30 बजे के आसपास जून 2025 को याद करते हुए लिख देते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया, इसीलिए उसे खोदकर बाहर निकालना लंबा और मुश्किल काम होगा। फेक न्यूज, CNN और दूसरे भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म हमारे शानदार एविएटर्स को उतना क्रेडिट नहीं देते जितना मिलना चाहिए। हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। ये सभी लूजर्स हैं। ट्रंप की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उनका बस चलता तो सीधे अंतरिक्ष में चले जाते, ईरान से छुटकारा भी मिल जाता। बड़े मशहूर मिलिट्री इतिहासकार हैं जॉन कीगन। उनकी लाइन है, जंग 99% बोर्डम है और 1% टेरर है। जंग के इतिहास में बोरियत का भी अध्ययन किया जाता है। गोली चलाना, मरना और मारना इतना रूटीन हो जाता है कि सैनिक अपना दूसरा काम भी करने लग जाते हैं। सीमा पर लड़ते लड़ते खाने पकाने की चीजों को लेकर प्रयोग करते हैं। इससे कई तरह की रेसिपी का भी जन्म हुआ है। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने खाने की रेसिपी और कॉफी को लेकर कई प्रयोग किए। बाकायदा चार्ली रेशन कुकबुक प्रकाशित हो गई। ट्रेंच कुकरी के बारे में आपने सुना होगा। ट्रेंच में जवान कई दिनों तक पड़े रह जाते थे, दूध में बिस्कुट भिगोकर बनाने लगे, उसी में जैम मिला दिया, ट्रेंच पुडिंग बन गई। ब्रिटेन के सैनिक तो इतना बोर हो गए कि ट्रेंच से अखबार निकालने लगे, नकली विज्ञापन छापते थे, व्यंग होता था, कविताएं भी छपती थी। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब सिपाहियों को लगा क्रिसमस की छुट्टी में घर लौट आएंगे, मगर जंग कई साल खिंच गई। क्रिसमस की छुट्टी में घर नहीं लौट पाए। फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर जो खाइयां बनाई गई ट्रेंच, उनमें एक तरफ जर्मन सेना के जवान और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना के जवान। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जर्मन सैनिक मैरी क्रिसमस करने लगे तो जवाब में ब्रिटिश सैनिक भी मैरी क्रिसमस कहने लगे। उसके बाद सैनिक अपनी अपनी खाइयों से निकलने लगे और नो मेंस लैंड एरिया में चले गए। हाथ भी मिलाया, चॉकलेट बांटा। कमांडरों को लगा इन सैनिकों में कहीं मानवता ना पनप जाए। अगर ये दुश्मन के साथ मनुष्यता का बर्ताव करेंगे, गोली किस पर चलाएंगे। इसीलिए अगली क्रिसमस पर बैन लगा दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में भी सैनिक 2-2, 3-3 साल मोर्चे से घर नहीं लौट पाए। उनके लिखे पत्रों का आर्काइव किया गया है। जॉन 2 साल से मोर्चे पर थे, सिपाही थे। अपनी प्रेमिका को पत्र लिखते हैं, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगेगा और ऐसा कर लिया है तो मुझे मत बताना। उसकी प्रेमिका बेटी लिखती हैं कि तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लगा तुम मुझे अब तक भूल गए होगे। बेटी ने लिखा, मुझे नहीं लगता किसी के लिए इतना मिस करना संभव है। जब तुम्हें ट्रेन से जाते देख रही थी तभी मुझे लगा था साल भर से पहले मुलाकात नहीं होगी। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा था।
ऐसे पत्रों पर किताबें हैं, म्यूजियम में लगाए गए हैं। उसने कहा था, 1961 में एक फिल्म बनी भारत में, मशहूर शायर मखदूम मोइनुद्दीन का लिखा एक गाना है, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। और जब सुनेंगे तो जॉन और बेटी के प्रेम पत्रों की बातों की झलक इस गाने में मिलेगी। अब जंग में ट्रेंच की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो स्कूल, अस्पताल, हर जगह बम गिरा दिए जाते हैं। जंग के कायदे का अब कोई मतलब नहीं रहा, कभी भी बमबारी हो सकती है और कहीं भी। ईरान के मिनाब की बच्चियों पर अमेरिका ने बमबारी की माफी नहीं मांगी। उनके माँ बाप संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख रहे हैं। क्या ईरान की IRGC नहीं चाहती कि डील हो, बातचीत हो? IRGC को अमेरिका सहित कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। क्या IRGC अपने खिलाफ भी प्रतिबंध में छूट चाहती है? IRGC सामने नहीं आती, मगर उसकी मुहर के बाद ही अराकची और कालीबाफ अमेरिका से बात कर रहे होते हैं। IRGC को लगता है जंग की बात करने से अमेरिका उसकी शर्तों के आगे झुक जाएगा, इसीलिए IRGC दबाव बना रही है। ईरान के सांसद मोहम्मद रजा मोहसिनी सानी ने कहा है, मौजूदा हालात में बातचीत असंभव है। ईरान के स्टेट मीडिया ने ट्वीट किया है कि ईरान का कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक या फॉलोअप मिशन कूटनीतिक बातचीत के लिए इस्लामाबाद रवाना नहीं हुआ है। अमेरिका तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, लेकिन ईरान तैयार नहीं। क्या यह उसके आंतरिक टकराव की तरफ इशारा करता है या फिर IRGC के पूर्ण कंट्रोल का? IRGC के नेता मीडिया में जो कह रहे हैं, अंत में वही होता दिखाई देता है। क्या ईरान बातचीत से अलग होकर पाकिस्तान से लेकर तुर्की से खुद को किनारा कर लेगा? सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं ईरान चुप्पी पसंद करेगा, ट्रंप के बड़बोलेपन के सामने चुप रहना चाहता है। ईरान की अर्थव्यवस्था से लेकर उसके सैनिक, स्ट्रेटेजिक, मैरीटाइम, तेल के व्यापार, सब में एक ही नाम सुनाई देता है, IRGC। IRGC ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर देश के अलग अलग सेक्टरों में निवेश किया है। सड़क से लेकर होर्मुज तक ईरान में IRGC ही नजर आती है। जाहिर है वह किसी भी डील में अपने हितों का संरक्षण चाहेगी। IRGC को लगता है होर्मुज पर एस्केलेशन जितना बढ़ेगा उसका फायदा उतना ही होगा। अगर जहाजों पर फीस लगती है तो वह पैसा IRGC के हाथ में आएगा, ईरान के खजाने में नहीं जाएगा। इसीलिए होर्मुज पर 1 इंच पीछे जाने को तैयार नहीं। ईरान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी खत्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल IRGC कर। 16 साल पुराना एक अनुमान है कि ईरान की GDP के 1/3 से लेकर 2/3 हिस्से में IRGC का हिस्सा है। अक्सर विदेशी कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट को भी IRGC टेक ओवर कर लेती है। जैसे 2004 में तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर एक तुर्की ऑस्ट्रियन कंपनी को काम दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट खुलने के दिन IRGC के गार्ड्स ने रनवे को ब्लॉक कर दिया और बंद कर दिया। विश्लेषक IRGC को बंदूकों का बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। उसके आर्थिक और धार्मिक हित आपस में घुले मिले हैं। ईरान की शर्त है कि अमेरिका होर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटा ले। अमेरिका के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। ईरान अमेरिका का इम्तहान लेने लगा है कि कब वह अपने रंग में आएगा और बातचीत का मुखौटा उतारकर जंग करेगा। मगर 52 दिनों बाद 28 फरवरी के जैसा हमला करना अब आसान नहीं लगता। अगर तीव्रता के साथ अमेरिका ने हमला किया तो अगले 52 दिन भी खप जाएंगे। पीछे हटने का दबाव अमेरिका पर ज्यादा है, जंग रोकने का विरोध भी वहीं ज्यादा है। 21 अप्रैल गुजरने जा रहा है, बातचीत की टीम पहुंची नहीं। 22 अप्रैल को ट्रंप क्या करेंगे, इसका जवाब नेतन्याहू को पता होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।